कैसे हैं सभी लोग। मैं हारून एकलव्य एकेडमी मेरठ से। तो हमारा जो क्लास चल रही है वो अभी उसमें केंद्रीय बजट स्टार्ट हुआ है कल से। क्या हुआ है? केंद्रीय बजट। और केंद्रीय बजट 2024 और 25 के लिए, ठीक है ना। तो कल हमने एक क्लास ले ली थी और उसमें जो बेसिक चीज़ें थी वो भी बताई गई थी और बजट से संबंधित कुछ जो प्रावधान थे वो भी बताए गए थे। तो हमारे बजट में यानी कि केंद्रीय बजट 2024-25 में 9 प्राथमिकताएं थी। कितनी? 9 प्राथमिकताएं थी। और उन 9 प्राथमिकताओं में जो बजट के लिए प्रावधान जो किया गया है अलग अलग राशियों का, या जो चीजें बताई गई हैं उन सब के बारे में हमने जो प्रारंभिक अवस्था थी कृषि के लिए, यानी कि जो बजट में 9 प्रावधान है उस 9 में जो पहला प्रावधान है तो जो पहला प्रावधान था कृषि वाला, जो पहली प्राथमिकता थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हमारा जो होगा वो सेकंड पोर्शन होगा। यानी कितनी प्राथमिकताएं हैं बजट में? कुल 9 प्राथमिकताएं हैं। तो 9 प्राथमिकताओं में जो प्रथम प्राथमिकता थी हमने उसको कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो इन 9 बिंदुओं को हम देखेंगे, उसमें कौन कौन सी योजनाएं हैं, उन योजनाओं में कितने जो है राशि दी गई है कि किस क्षेत्र के लिए कितनी राशि प्रदान की गई है। दूसरी जो मुख्य प्राथमिकता थी वो थी रोजगार। क्या हो रहा है? रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण। कौशल प्रशिक्षण। अब देखो, ऐसा नहीं है कि आप केवल रोजगार की तलाश में, रोजगार का स्वरूप बदला है 2014 के बाद। अब आपको क्या करना है कि आप चाहे सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, उसके साथ साथ आपको अपने स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। और स्किल डेवलप करने के साथ साथ चीज़ें आपको आगे बढ़ानी पड़ेंगी, आपको स्टार्टअप करने पड़ेंगे। कल बताया था कि जो एंजल टैक्स है वो समाप्त कर दिया गया है स्टार्टअप के माध्यम से, जिसमें लोग अधिक से अधिक स्टार्टअप कर सके। तो अभी क्या है, रोजगार सृजन कीजिए ना, रोजगार सृजन कीजिए ताकि आप भी रोजगार पा सकें और दूसरों को भी रोजगार दे सकें। और उसका फोकस किस पे होना चाहिए? अधिकतम कौशल प्रशिक्षण पर होना चाहिए, ठीक है। कौशल प्रशिक्षण पर होना चाहिए। आप इनोवेशन कीजिए, नहीं नहीं, उससे चीजें आगे बढ़ेंगी। तो इसमें क्या है, अब देखो इसमें जो पहला मुद्दा दिया है इन्होंने, जो पहली बात कही है रोजगार और कौशल के क्षेत्र में, जो सेकंड प्राथमिकता है उसमें यह है कि सभी संगठित क्षेत्रों में पहली बार संगठित क्षेत्रों में पहली बार रोजगार प्राप्त करने वालों को 15,000 रुपए, कितने? 15,000 रुपए दिए जाएंगे। और ये 15,000 रुपए 3 किस्तों में होंगे, ठीक है ना। 5,000 रुपए, 5,000 रुपए, 5,000 रुपए। तो यानी कि सरकार ने क्या किया है, जो पहली बार किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, अपना किसी भी माध्यम से वो जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या करेगी सरकार के 15,000 रुपए की अतिरिक्त अनुदान राशि भी उनको देगी। और ये कितने किस्तों में देगी? 3 किस्तों में, 5,000 की, 5,000 की और 5,000 की। किसकी में ध्यान रखना है? संगठित क्षेत्र की बात हो रही है, ठीक है ना। असंगठित क्षेत्र की बात नहीं हो रही, संगठित क्षेत्र की बात इसमें हो रही है, ठीक है। तो 15,000 रुपए दिए जाएंगे उन युवाओं को जो पहली बार रोजगार के लिए जा रहे हैं, यानी कि उनके वेतन से अलग ये बात हो रही है। और ये कौन दे रही है? सरकार दे रही है। और कितनी किस्तों में दे रही है? 3 किस्तों में दे रही है। अब आगे दूसरा पॉइंट है, आगामी जो 5 वर्ष हैं, यानी कि जो आगामी 5 वर्ष हैं, एक रोड मैप तैयार कर रही सरकार आगामी 5 वर्षों के लिए। आगामी 5 वर्षों के लिए क्या हो रहा है? 20 लाख युवाओं को, कितने?
20 लाख युवाओं के प्रशिक्षण के लिए औद्योगिक पार्क खोले जाएंगे, खोले जाएंगे। और इनकी जो संख्या होगी वो होगी 10,000, सॉरी 1,000। कितनी होगी? 1,000। तो यानी कि जो 20 लाख युवा हैं, ठीक है, इनको क्या किया जाएगा? ट्रेंड किया जाएगा। कहां पर? जो औद्योगिक पार्क होंगे, यानी कि उनकी कंपनी है, सरकार अपना सेटअप करेगी, चाहे किससे, जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके माध्यम से सेटअप करे, कुछ भी करे। तो यानी कि इसमें क्या है? 20 लाख युवा रोजगार के लिए क्या होंगे? ट्रेंड होंगे। और कितने पार्कों में? 1,000 पार्क। तो ध्यान रखना है, दोनों 5 वर्ष की अवधि होगी, 20 लाख लोग होंगे और संख्या कितनी होगी इनकी? 1,000 होगी। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे देखेंगे हम। अब देखो, जो घरेलू संस्थान है, घरेलू शिक्षण संस्थान, घरेलू शिक्षण संस्थान है, इनमें हायर एजुकेशन के लिए, यानी कि उच्च शिक्षा के लिए, किसके लिए? उच्च शिक्षा के लिए क्या होगा? 10 लाख का ऋण दिया जाएगा। कितना? 10 लाख रुपए का क्या होगा? ऋण दिया जाएगा। तो यानी कि आप यदि घरेलू क्षेत्रों में, यानी कि कहां पर? जो आपके देश के अंतर्गत जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, उनमें क्या होगा? आपको एजुकेशन के लिए 10 लाख का लोन दिया जाएगा। कंडीशन क्या है? घरेलू शिक्षण संस्थानों में जो है उच्च शिक्षा के लिए कितने का लोन है? 10 लाख रुपए का आपको सरकार ऋण देगी। तो किसके लिए बात चल रही है? जो बजट का हमारा दूसरा बिंदु है, रोजगार और कौशल विकास, उसके लिए मुख्य बिंदु इसकी बात की गई है। आगे देखेंगे हम तीसरा जो मुख्य बिंदु है, यानी कि जो तीसरा बिंदु है हमारा, जो बजट का, यानी कि कितने सेक्टर हैं, कितनी प्राथमिकताएं दी हुई हैं सरकार ने बजट में? 9। ठीक है, तो अभी हमारे 2 बिंदु हो चुके हैं। जो तीसरा बिंदु है, समावेशी मानव संसाधन विकास व सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। तो जो तीसरा महत्वपूर्ण प्राथमिकता में है सरकार की, वो क्या है? समावेशी विकास, यानी कि सबका विकास हो, यानी कि विकास में कोई भी व्यक्ति पीछे ना छूटे। ठीक है, और उसमें क्या है? सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय कैसे होगा? जब समाज हमारा, जो एक तरीके ये कह सकते हैं, जो वर्ग विहीन समाज का कॉन्सेप्ट है, सामाजिक न्याय उसकी बात करता है। ठीक है ना, कि यहाँ ऊंच नीच का कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। और वो कंडीशन तब होगी जब लोग आर्थिक रूप से सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, यदि आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होगे तो ऊंच नीच का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता रहेगा। अब देखो, ये जो पोर्शन है आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है, एक तो आप बीपीएससी दे रहे हैं, ठीक है, दूसरी चीज है सरकार के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ये सरकार है मौजूदा, ये एनडीए सरकार है, और इसमें आप देखेंगे कि जो गठबंधन है, मुख्य रूप से 2 पार्टियों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। किस किस का? जो नीतीश बाबू की पार्टी है और उधर चंद्रबाबू की नायडू की पार्टी है, आंध्र प्रदेश के जो सीएम है। तो यानी कि उनके लिए सरकार ने अलग से एक पैकेज का प्रावधान किया है इस बजट में। और जो समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय का जो रास्ता है वो वहीं से खोला है। तो ये फैक्ट आपको याद रखने बीपीएससी के लिए स्पेशली, और यूपी के लिए भी रखना है क्योंकि पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। इसमें जो मुख्य बिंदु है, देखो, पूर्वोदय योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी योजना है? पूर्वोदय योजना। कौन सी योजना है? पूर्वोदय योजना है। और पूर्वोदय योजना में क्या है? जो पूर्वी राज्य हैं उनके विकास पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, कौन कौन से? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल,
उड़ीसा व आंध्र प्रदेश। तो देखो, जो पूर्वोदय योजना है, इसका जो उद्देश्य है वो क्या करना है, पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए आगे बढ़ाना है। अब देखो, इसमें आप देखेंगे दो राज्य है, कौन कौन से, बिहार स्पेशली और स्पेशली आंध्र प्रदेश। उड़ीसा में तो बीजेपी की गवर्नमेंट है ही पहली बार, अब पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो यानी कि इन क्षेत्रों के कौन कितने राज्य हैं, 1 2 3 4 और 5, यानी कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इनके लिए पूर्वोदय योजना को इस बजट में लॉन्च किया गया है। पूछेगा पूर्वोदय योजना में कौन कौन से राज्य शामिल हैं या शामिल नहीं है। तो कितने राज्य हो गए, बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है और कौन सा, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, क्या नाम है इसका, पूर्वोदय योजना। तो इसके लिए जो है वो बड़ा राहत बड़ा पैसा दिया जाएगा और इसको प्रोजेक्ट को लगाया जाएगा आगे। अगला जो मुख्य बिंदु है, औद्योगिक विकास का केंद्र एक बनेगा, क्या बनेगा, औद्योगिक विकास का केंद्र। ये बीपीएससी में आएगा प्रश्न, औद्योगिक विकास का केंद्र स्थापित किया जाएगा, यानी कि बनाया जाएगा। कहां बनेगा, बनाया जाएगा। और कहां बनाया जाएगा, ये बिहार के गया में, बिहार के गया में बनाया जाएगा। तो ध्यान रखना है, गया बोध गया, जहां महात्मा बुद्ध को क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, और आप भी बिहार में जाएं, एसडीएम बने, डीपीएसपी बने, आपको भी ज्ञान प्राप्त हो जाए वहां जाकर। ऐसा नहीं है कि वहीं के होकर रह जाएं। ठीक है ना। तो औद्योगिक विकास का केंद्र, अब ध्यान रखना है, ये राज्य स्तर का नहीं है, ये केंद्रीय स्तर का है। जो औद्योगिक विकास का केंद्र बनेगा, बन तो कहाँ रहा है, गया में, परंतु ये केवल वहीं का विकास नहीं करेगा, ये पूरे भारत को फोकस करेगा। परंतु जब बिहार में बना तो वहां के लोगों को रोजगार सृजित करने का अवसर अतिरिक्त रूप में मिलेगा। भाई कोई भी सेंटर सेटअप होता है, जहां भी बनता है वहां लोग जो है जुड़ते हैं, तो जब वहां जुड़ेंगे तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, उन्हें फायदा पहुंचेगा। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट है बिहार में बुनियादी संरचना, बुनियादी संरचना किसको कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को कहते हैं। किसको कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को। संरचना के लिए जो पूंजी है वो है 26,000 करोड़ रुपए। कितनी, 26,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है कि भैया बिहार को स्पेशल पैकेज दिया गया, कितने का, 26,000 करोड़ रुपए का। तो उसमें चाहे पुल हो, उसमें चाहे सड़कें हो, उसमें चाहे शिक्षण संस्थान हो, यानी कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है वो किया जाएगा। कितना पैकेज है, 26,000 करोड़ रुपए। किसके लिए, बिहार के लिए। ठीक है, और अगला जो मुख्य बिंदु है, देखो इसमें क्या क्या होगा, दो चीज है यहीं पर, पटना से भागलपुर होगा, ये पूर्णिया, सॉरी, पटना से पूर्णिया और बक्सर से भागलपुर। ठीक है, तो जो दोनों हैं ये क्या बनेंगे, पटना से पूर्णिया को जोड़ेगा और बक्सर से भागलपुर को, ये एक्सप्रेसवे बनेंगे। और एक्सप्रेसवे ये इसी 26,000 करोड़ में बनेंगे, यानी कि और भी विकास होगा, परंतु ये बुनियादी संरचना के लिए जो पैसा दिया गया है तो पूछेगा, तो डायरेक्ट पूछेगा कौन कौन से, कहां से, पटना से पूर्णिया और बक्सर से भागलपुर, यानी कि 2 एक्सप्रेसवे। इसके अलावा अन्य भी बनेंगे, परंतु इन 2 को मेंशन किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे है बिहार में ही है, बिहार की विद्युत परियोजनाओं के लिए, परियोजनाओं के लिए 21,400 करोड़ रुपए। कितने, 21,400
400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, यानी कि वो 26,000 करोड़ रुपए अलग हैं, ठीक है ना। और 26,000 करोड़ रुपए के अलावा क्या दिया है केंद्रीय बजट में, विद्युत परियोजनाएं, किसके लिए, केवल बिहार के लिए। और कितना प्रावधान है, 21,400 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया, ताकि देखो सब कुछ क्या है, ऊर्जा है, हालांकि ऊर्जा का भी अलग से इसमें प्रावधान है बजट में, परंतु मैं ये बता रहा हूं कि यदि आपके क्षेत्र में ऊर्जा नहीं होगी, बिजली नहीं होगी, तो आपके जो सारे काम में कैसे हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो इसी के लिए इसमें रखा है। अब देखो अगला जो उनका मुख्य सहयोगी जो घटक दल है बीजेपी का, वो क्या है, टीडीपी। तो टीडीपी की जो सरकार है, अब क्या है कि 2 जून 2014 को, कब, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ और तेलंगाना बना, और तेलंगाना में हैदराबाद पड़ेगा क्योंकि राजधानी है। अब देखो जब फिर आंध्र प्रदेश से अलग हुआ हैदराबाद, तो अब राजधानी के विकास के लिए, यानी कि इसकी राजधानी बनाने के लिए अलग से 15,000 करोड़ रुपए, कितने, 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, किसके लिए, राजधानी विकास के लिए, राजधानी के विकास के लिए, कि भैया अब राजधानी बनेगी, अमरावती घोषित की हुई है, तो उसके विकास के लिए कितने राशि का प्रावधान क्या है केंद्रीय बजट में, 15,000 करोड़ रुपए। तो देखो ध्यान रखना, 26,000 करोड़ रुपए बिहार के प्रोजेक्ट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, 21,400 करोड़ रुपए बिहार की इलेक्ट्रिसिटी जो परियोजनाएं हैं उसके लिए, 15,000 करोड़ रुपए हैदराबाद नहीं, अमरावती यानी कि आंध्र प्रदेश की राजधानी के विकास के लिए। तो ये आपको आंकड़े याद रखने पड़ेंगे जब भी बजट का सवाल आपका बनेगा। अब देखो आंध्र प्रदेश में अगला मुद्दा है, आंध्र प्रदेश में क्या है, नदी बह रही गोदावरी, कौन सी, गोदावरी नदी। अब इस पर एक परियोजना है, कौन सी, मुख्य रूप से सिंचाई की है, पोलावरम, वैसे भी आपको याद रखनी, पोलावरम सिंचाई परियोजना। पोलावरम सिंचाई परियोजना, तो पहले तो ध्यान रखना कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है, और कौन सी है, पोलावरम है, और ध्यान रखना है सिंचाई के लिए, किसके लिए, सिंचाई के लिए, और किस नदी पर है, गोदावरी नदी पर है, ठीक है। तो ये पेंडिंग पड़ी थी, तो इसको भी बजट में कहा गया है ये पूरी होगी और बहुत जल्द पूरी होगी, यानी कि इसके लिए भी जो पैसे का है प्रावधान वो किया गया है कि जल्दी इसमें इसको, इस प्रोजेक्ट को भी पूरा किया जाएगा। तो पोलावरम जो सिंचाई परियोजना कहाँ है, गोदावरी नदी पर है, ठीक है। अब इसी में अभी क्या है कि अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री आवास योजना। अब इसमें क्या था कि 2022 तक सभी लोगों को आवास, यानी कि सभी लोगों में जो गरीब लोग हैं उनके लिए क्या है, आवास का प्रावधान किया गया था। बीच में कोविड आया, उस चक्कर में थोड़ा डिले हुई चीजें, यानी कि जो प्रावधान था कब से कब तक था, 2015 से 22 तक का था, कि भाई 2015 से 22 तक सबको घर दिए जाएंगे मुफ्त में, किनको, जो गरीब हैं, जिनके पास छत नहीं है। तो अभी इसी बजट में क्या प्रावधान किया गया है कि भाई 3 करोड़ अतिरिक्त, कितने, ध्यान रखना है, 3 करोड़ अतिरिक्त मकान बनाए जाएंगे, ठीक है। किसके तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो डायरेक्ट पूछ लेगा कितने, 3 करोड़ मकान बनाए जाएंगे। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगला पॉइंट है
महिलाओं व बालिकाओं, बालिकाओं में बालक भी आ जाएंगे इसमें, के विकास के लिए जो राशि प्रदान की गई है, यानी कि जो राशि प्रदान की गई है वो कितनी है? 3 लाख करोड़ रुपए। कितनी? 3 लाख करोड़ रुपए। तो ध्यान रखना है, जो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए है जो राशि है वो कितनी होगी? 3 लाख करोड़ रुपए होगी। तो ध्यान रखना है, पूछी जाती है ये राशि भी। ठीक है, अगले ये भी अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। पीएम यानी कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू हुआ है। ठीक है, पीएम यानी कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। तो भारत में जो सर्वाधिक लोग पिछड़े हुए हैं कौन से हैं? वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, यानी कि जो पिछड़ी हुई बिल्कुल जातियां हैं, जनजातियां हैं, वो कैसी हैं? पिछड़ी हुई हैं, यानी कि वो अभी तक भी पढ़ना लिखना हर चीज में वो पिछड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इसके लिए पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान चला। शहरों में तो निवास करती ना, उनकी एक संस्कृति होती है, उनकी एक अपनी भाषा होती है, उनका एक अपना रहन सहन होता है, और वो जो समाज है मुख्य रूप से उसकर वो कट के रहते हैं ज्यादातर लोग। तो इसके लिए क्या है? 63,000 गांव। कितने? 63,000 गांवों का विकास होगा। तो ध्यान रखना है, ये वही गांव होंगे, चिन्हित गांव होंगे जो एसटी हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। और इस 63,000 गांव में कितने लोगों को फायदा मिलेगा? 5 करोड़। कितने? 5 करोड़ लोगों को फायदा हो। तो देखो, ये इनकी संख्या याद रखनी है गांवों की। तो योजना का नाम क्या है? पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम आदर्श योजना। तो आर्थिक रूप से उनको मजबूत किया जाएगा। समझ आई बात? ठीक है, अब आ गए जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, पूर्वी नहीं, पूर्वोत्तर क्षेत्र। असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। इन क्षेत्रों की बात हो रही है। इसके लिए क्या है? भारतीय डाक भुगतान बैंक की 100 शाखाएं। कितनी? 100 शाखाएं खोली जाएंगी। तो है ज्यादा है, एक सेकंड बस। हाँ, 100 ही है। 100 शाखाएं स्थापित होंगी। कितनी? 100 शाखाएं। तो देखो क्या है, मुख्य रूप से आपको जोड़ना है किससे? वित्तीयन से जोड़ना है। यानी कि आपके पास मुद्रा होगी तो आप क्या होंगे? आप अपना कारोबार कर सकेंगे। आप क्या है? देखो आज कैसा दौर है? आज डिजिटल का युग है। यदि आपके पास पैसा है और पैसा होने के बाद आप कितनी जल्दी उसको भेज रहे हैं, यानी कि ट्रांसफर कर रहे हैं, वहां से इनपुट और आउटपुट वाला काम है। यानी कि आपने कोई बिजनेस किया, ठीक है, एक बिजनेस के लिए क्या जा रहे हैं? आप दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ काम करेंगे, वहाँ पैसा दे के आएंगे, तो 2 दिन लगे। आपने क्या क्या अकाउंट नंबर भेजो, मैं यहीं से भेज रहा हूँ, फोन पे कर रहा हूँ, गूगल पे कर रहा हूँ, या जो बैंक ट्रांसफर है वो कर रहा हूँ, तो वो आसान है। तो कनेक्ट करने के लिए, लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए, ताकि उन लोगों की कनेक्टिविटी बनी रहे, उसके लिए क्या है? भारतीय डाक भुगतान बैंक की 100 शाखाएं खोली जाएंगी। और किस क्षेत्र के लिए? पूर्वोत्तर के विकास के लिए। ठीक है, ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो यानी कि हमारे 3 प्राथमिकताएं हो चुकी हैं। चौथी प्राथमिकता है विनिर्माण एवं सेवाओं की।
चौथी प्राथमिकता हमारी क्या है? विनिर्माण एवं सेवाएं। तो देखो ये हमारा बोर्ड है, तो इसमें अलग अलग प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल हुई इंटरनली, परंतु बाहर से पता नहीं क्या क्या लगाया गया है। इसमें पेन है, ये लगाया गया है, तो यानी कि टेबल है, पंखा है, ये सारी चीज क्या है? विनिर्मित तो है। और जिसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसको बनाने के लिए, वो क्या जाए आगे जाएगा। चीन की क्या टेक्नोलॉजी रहती है कि इनकम भले ही कम हो, यानी कि जो उसकी इनकम है वो भले ही कम हो पर प्रोडक्ट अधिक जाए। कैसे? उसने सपोज करो एक पेन बनाया, पेन की कीमत है 10 रुपए, उसने उसकी कीमत कितनी रखी? 11 रुपए, यानी कि जो उसकी जो उत्पादन में उसकी जो कीमत आई, एक पेन को उत्पादन करने में वो 10 रुपए आया उसके मूल्य, उसने कितने का बेचा? वो 11 रुपए का। तो उसे क्या मिला? 1 रुपए का मुनाफा, क्योंकि उसके पास सेटअप बड़ा है, यानी कि वो बहुत सारे पेन बना देगा। परंतु जो दूसरी कंपनियां हैं उन्होंने एक पेन बनाया, कितने रुपए का? 15 रुपए का या 10 रुपए का बनाया, परंतु यदि वो ये उसका कीमत 15 रुपए रखेंगे तब उनको इनकम होगी। तो अब ये क्या करती है, चीन की क्या खासियत है कि एक पेन बनाए, ऐसा नहीं है, वो लाखों पेन बना देगा कम समय में। तो 1-1 रुपए का इनकम जो क्या करेगा वो बेनिफिट लेगा उससे, यानी कि उससे जो फायदा लेगा वो 1 रुपए का लेगा, ये कह सकते हैं हम। तो लोग क्या है उस पेन को सस्ते की वजह खरीदेंगे। तो सपोज करो उसके 100 पेन बिक गए, 100 रुपए मिल गए, दूसरे के 5 ही बिके, तो इनकम तो इसको ज्यादा हुई। तो जितना विनिर्माण क्षेत्र हमारा मजबूत होगा, जितना सेवा क्षेत्र हमारा मजबूत होगा, उतनी हमारी अर्थव्यवस्था में चीजें आगे की ओर आएंगी। समझ आ रही बात? नहीं आ रही? ठीक है। तो इसमें जो है मुद्रा योजना आई थी, और ये 2015 में आई थी। कब आई थी? 2015 में। तो उस समय जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली साहब थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था मुद्रा योजना में कि जो व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यवसाय करना चाहता है तो वो क्या करेगा? लोन लेगा सरकार से, और सरकार से लोन लेने के बाद अपना कोई सेटअप तैयार करेगा। तो इसमें क्या किया है उन्होंने, जो तरुण श्रेणी की ऋण सीमा है वो 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी। तो यानी कि अब आपके पास ज्यादा पैसा आ जाएगा, और जब ज्यादा पैसा आएगा तो आप उसको क्या करेंगे? आपका इन्वेस्टमेंट भी अधिक होगा, आप जो किसी भी क्षेत्र में पैसा लगा सकते हैं, आपको जरूरत है उसको लगा सकते हैं, फिर आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी। तो यानी कि इससे क्या हुआ है? इससे ये होगा कि जहां आप छोटा मध्यम व्यापार कर सकते थे, तो उस मध्यम व्यापार को भी क्या कर सकते हैं? आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको ऋण की जो सीमा है वो कितनी कर दी? 20 लाख रुपए। पहले कितनी थी? 10 लाख रुपए थी। अब देखो अगला पॉइंट जो है, शीर्ष 500 कंपनी, अवधि 5 वर्ष, 1 करोड़ युवा। ₹5,000 प्रति माह, 12 माह तक। कितने? 12 माह तक। और पूर्ण होने पर 6,000 रुपए की मुफ्त सहायता। अब देखो इसमें ये एक चीज ध्यान रखनी है आपको, जो इंडिया की शीर्ष 500 कंपनियां हैं
ठीक है, इंडिया की जो शीर्ष 500 कंपनियां हैं उसमें क्या होगा, 1 करोड़ युवा जो है ट्रेनिंग लेंगे। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के। ठीक है, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप आईटीआई कर रहे हैं या आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या आप और अन्य कोई स्किल का काम किया है आपने, ठीक है, तो आपको क्या होगा, शीर्ष 500 कंपनियों में चुनाव होगा आपका। कितने लोगों का? 1 करोड़ का। कितने? 1 करोड़ युवाओं का। और कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। अब इसमें 5,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे आपको, और इसकी अवधि कितनी होगी? 12 माह होगी। कितनी अवधि होगी? 12 माह। तो यानी कि आपको 5,000 रुपए की जो है एक तरीके यहाँ सैलरी मिल रही है। इसके अलावा जब 12 माह हो जाएंगे, यानी कि 12 माह पूर्ण हो जाएंगे, तो आपको 6,000 रुपए की सहायता भी अलग से दी जाएगी। तो यानी कि आपके कौशल विकास के लिए जो है, और आपकी जो स्किल्स हैं, कौशल विकास नहीं कहेंगे हैं, जो आपकी स्किल्स हैं उसको डेवलपमेंट करने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे हम इसका। अब देखो, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर योजना के तहत 12, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, कितने? 12 औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। कितने? 12 औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। और इन पार्कों में जो सरकार है वो जो मुख्य रूप से जो बड़े उद्यम हैं, चाहे उसमें आप राइफल का क्या नाम फैक्ट्री लगाएं, या आप रेल कोच की कोई फैक्ट्री लगाएं, या आप दूध का कोई प्लांट लगाएं, ठीक है, उसके लिए कितने पार्कों की मंजूरी दी है? 12। कितने? 12 पार्कों की सरकार ने मंजूरी दी है। और योजना क्या? राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर योजना। कितने पार्क होंगे? 12 पार्क होंगे। इसके अलावा खनिज मिशन भी इसमें आया है। कौन सा? खनिज मिशन। देखो, बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं जो हमारी पृथ्वी में निकल रहे हैं, तो हम किसी में आत्मनिर्भर हैं, किसी में नहीं है। किसी को हम निर्यात करते हैं, किसी को आयात करते हैं। ठीक है, सोना है, दबा के इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा आयात करते हैं, सोना चांदी ऐसे सारी चीज़ें हैं। हमारे पास लोहा है, हमारे पास सीमेंट है, तो बहुत सारी खनिज हैं। तो इसके लिए जो घरेलू रिसाइकलिंग है, यानी कि खनिज मिशन के लिए जो घरेलू रिसाइकलिंग है, और कोस्टल रीजन जो अपतटीय क्षेत्र है, अपतटीय क्षेत्र है, उस पर जो है फोकस किया जाएगा कि खनिज मिशन को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, अभी और आगे आएगा बजट में कई सारी चीजें कि बहुत सारे जो मिनरल्स हैं उन पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो गवर्नमेंट ने समाप्त कर दी। ठीक है, लगभग 25 हैं, वो आगे देखेंगे। तो हमारे जो है 4 बिंदु जो है इसके समाप्त हो चुके हैं। जो 5वां बिंदु है वो है शहरी विकास, यानी कि बजट की जो 5वीं प्राथमिकता है वो कौन सा है? शहरी विकास। कौन सा है? शहरी विकास। देखो, विकसित अर्थव्यवस्था में आप देखेंगे जो पलायन है वो कहाँ होता है? शहरों की ओर। जिस जगह का शहरीकरण अधिक होगा, नगरीकरण अधिक होगा, वो क्षेत्र उतना ही डेवलप होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है? आगामी 5 वर्षों के लिए, कितने? 5 वर्षों के लिए 1,000 फूड स्ट्रीट या हब विकसित किए जाएंगे। भारतीय लोग खाने पर दबा के जोर देते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो पता चला कि इधर उधर खड़े हैं। अब आप देखेंगे मेरठ में सूरजकुंड के पास है, बहुत सारे जो है ठेले खड़े हैं और वहाँ जाम लग जाता है। तो यानी कि सरकार क्या करेगी? आगामी 5 वर्षों में क्या करेगी? 1,000 स्ट्रीट फूड जो है डेवलप करेगी। ठीक है, वहाँ जाओ, अपना खाना पीना खाओ, पत्ते फेंको और पैसे दो और अपना वापस।
ठीक है ना, तो वो ध्यान रखना है। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या, ऐसे शहर जिनकी जो जनसंख्या है वो 30 लाख से अधिक है, तो उनके पारगमन के लिए, यानी कि आने जाने के लिए, जो उसको बाहर से योजना बनाएगी। तो यानी कि इससे क्या होगा, अभी क्या है कि हमारे पास कोई ऐसा रोड मैप नहीं है कि हम जो शहरों का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो जाम मुक्त कर सके। तो मुख्य मुद्दा क्या है, जो जिन शहरों की जनसंख्या 30 लाख से अधिक है उन शहरों को जाम से मुक्त करवाना है। पता चला एम्बुलेंस बीच में खड़ी, हमारे यहाँ तो मेरठ में तो विभिन्न प्रकार के वाहन चलते हैं, रेहड़े पे वो लगा लिया स्कूटर का जो इंजन है, वो इधर को ले जा रहा है, उसमें सरिये भर रखे हैं, वो तिरछा चल रहा है इधर को, वो ऐसे बैठा और वो इधर को जा रहा, देख उधर को रहा, चल वो उधर को रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसके। अब देखो अगला पॉइंट है पीएम आवास योजना शहरी 2.0। ध्यान रखना है, ये जो आवास योजना है क्या है, शहरी है, 2.0 है, यानी कि इसका दूसरा वर्जन ये आया है। तो इसमें क्या है, इसके लिए 10 लाख करोड़ का प्रावधान है। कितने का, 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। अब इसमें क्या होगा, 1 करोड़, कितने, 1 करोड़ शहरी लोगों को मकान मिलेंगे। कितने, 1 करोड़ शहरी लोगों को मकान मिलेंगे। कितने, 1 करोड़। और इसमें जो केंद्रीय सहायता है, जो अगले जो केंद्रीय सहायता है 5 वर्षों के लिए, केंद्रीय सहायता वो होगी 2.2 लाख करोड़ रुपए की। तो देखो ध्यान रखना है इसमें एक बात, 10 लाख करोड़ का प्रावधान है 2.0 के लिए, सारी इसके लिए 1 करोड़ शहरी लोगों को मकान दिया जाएगा, परंतु इसके अतिरिक्त जो केंद्र अलग से पैसा देगी 5 वर्षों के लिए वो 2.2 लाख करोड़ रुपए देगी, यानी कि सब लोग क्या रहेंगे, छत के नीचे रहेंगे। तो देखो आज का जो सेशन है ये कंप्लीट हुआ है। अभी हमारी पास जो 4 बिंदु और हैं, प्राथमिकताएं और हैं, वो रहेगी, वो कल की क्लास में कराऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।